ये फॉर्मेट बनाया हुआ है। तो देखो इसमें भी आप देखोगे कि ये एक रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की कुछ आइटम्स लिखी हैं। अब इसमें से देखो क्या चीज़ छांट छांट कर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी। तो सबसे पहले आप देखो बैलेंस बीडी, देखो बैलेंस बीडी था वो वहीं रुक गया। डोनेशन फॉर बिल्डिंग देखा, ये जाना चाहिए था इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। नो मैम, क्यों? ये कैपिटल रिसीप्ट है, ठीक है, तो इसको यहीं छोड़ दिया। ठीक है, और इधर ये एक्चुअली में हाँ ये देखो सब्सक्रिप्शन और रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड था उधर, यस मैम, ये इधर आ गया इनकम में। ठीक है, यस मैम, और ये देखो अब सेल ऑफ टिकट्स, सेल ऑफ टिकट्स, यस मैम, ठीक है, मैच का अगर है कोई सेल ऑफ टिकट, ये एक्सपेंस वो इनकम है, रेवेन्यू रिसीप्ट, तो ये इधर आ गई। एंट्रेंस फीस इसमें आ गई, ठीक है, और इसके बाद देखना क्या है ये लाइफ मेंबरशिप फीस, इसका क्या करना चाहिए, रेवेन्यू या कैपिटल रिसीप्ट, क्या बताया है? ये हमेशा कैपिटल रिसीप्ट होती है। ठीक है, हमारे लिए ये उन्होंने ट्रीटमेंट में कहा है कि आपको इसको केवल कैपिटल रिसीप्ट ही मानना है। तो ये आपकी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। क्या जाएगा? डोनेशन। ठीक है, ये दूसरा ये क्यों नहीं जाएगा? सेल ऑफ फर्नीचर, ये पुरानी एसेट बेच कर आया है, तो अगर हम ओल्ड बैलेंस शीट भी बना रहे हो तो ये वहाँ जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। ठीक है, डोनेशंस बताओ कैसी रिसीप्ट है? ये रेवेन्यू रिसीप्ट है। ठीक है ना, तो इसको भी हमें यहाँ पर डालना है। तो आप देखोगे ये हालांकि वैसे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ख़त्म नहीं होगा, चलता रहेगा, लेकिन मतलब मैंने सिर्फ आपको ये दिखाया कि इसमें से आपने देखो कुछ आइटम्स को छोड़कर बाकी आइटम्स जो रेवेन्यू नेचर की थी वो हमने इनकम में ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है, अब ये बच्चा जैसे बैलेंस बीडी बचा, ये क्या है एक्चुअली में? बैलेंस बीडी है क्या? ये मैम लास्ट ईयर का बचा हुआ कैश। तो अगर हम ओल्ड बैलेंस शीट बनाएं, अगर हमें ज़रूरत हो क्वेश्चन में, जैसे तो आमतौर पर आपका क्वेश्चन उतना नहीं आता, आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट से वो कहेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ ओनली। आपको बैलेंस शीट अगर बनाने के लिए नहीं कही है तो आप तो यही बनाओगे। उसमें आपको अगर एडजस्टमेंट गिवन है तो वो एडजस्टमेंट शो कर दोगे। लेकिन अगर आपका फुल फ्लैश्ड 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो वो आपसे ओल्ड बैलेंस शीट और न्यू बैलेंस शीट भी आपको बनानी पड़ सकती है। तो अगर आपको ओल्ड बैलेंस शीट भी बनानी पड़े, क्योंकि कैपिटल फंड अगर उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा कैपिटल फंड इतना है, फिर आपको ओल्ड बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने कैपिटल फंड नहीं दे रखा तो आपको ओल्ड बैलेंस शीट भी बनानी पड़ सकती है कि पहले क्या था देखने के लिए। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पहले फर्म के पास कितनी एसेट्स थी पिछले साल और कितनी लायबिलिटीज़ थी। उसके बेस पर आप कैपिटल फंड निकालोगे, इसके बाद आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाकर सरप्लस निकालोगे, इसके बाद आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे कि हमारा इस साल के ट्रांजैक्शंस के बाद और पिछले साल के एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बाद अब हमारी बैलेंस शीट की पोजीशन क्या है। अब ये दिखा रहा है कि एक तो पिछले साल कैश था, तो वो कैश ओल्ड बैलेंस शीट में गया। मैंने आपको बताया इस साइड से आइटम्स यानी रिसीप्ट साइड से आइटम या तो ओल्ड बैलेंस शीट की एसेट्स में जाएंगी, समझ रहे हो, या करंट ईयर की इनकम होंगी या करंट ईयर की लायबिलिटीज़ होंगी। समझ गए? तो अब देखो बैलेंस, अब बैलेंस बीडी वहाँ चला गया, और देखो दूसरी चीज़ क्या छूटी है यहाँ पर? हाँ, ये कहाँ जानी चाहिए? डोनेशन फॉर बिल्डिंग। बताओ क्या होनी चाहिए? करंट ईयर की लायबिलिटी में अलग से फंड के नाम से जाएगी। ठीक है, डोनेशन या बिल्डिंग फंड के नाम से ये उसमें ऐड हो जाएगी। समझ गए? और बताओ क्या बचा है मुझे दिखाई? लाइफ मेंबरशिप। हाँ, ये बताओ कहाँ जाएगी? करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ठीक है, लायबिलिटी नहीं है ये, क्योंकि कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ है ना वहाँ पर, तो ये कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ की साइड करंट ईयर की कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ की साइड जाएगी। समझ रहे हो कंसेप्ट कि भाई इधर से अगर कोई भी रिसीप्ट साइड से आइटम गई तो अगर आपको लगता है न्यू रिसीप्ट्स हैं विदाउट एनी सेल ऑफ एसेट, ठीक है, तो वो लायबिलिटी साइड चली जाएगी। अगर वो लगता है रेवेन्यू नेचर की है तो इनकम में चली गई। और अगर आपको लगता है कि पिछले साल की कोई एसेट
डिस्पोज करके इस साल हमारे पास ये पैसा इकट्ठा हुआ है, तो वो ओल्ड बैलेंस शीट में चला जाएगा, एसेट्स में। समझ गए? हाँ, ये अब बताओ नेक्स्ट आइटम क्या है इसमें? हाँ जी, ये बताओ क्या जाएगा? ओल्ड बैलेंस शीट। पिछले साल का फर्नीचर बेचकर इस साल पैसा आया ना, इसके ऊपर अगर प्रॉफिट या लॉस हुआ वो आपका इनकम में जाएगा अलग से। ठीक है, और बताओ? कुछ नहीं है? हाँ, ये हो गया। अच्छा, अब इधर से आते हैं, देखो पेमेंट्स में। हाँ जी, बताओ। सैलरीज सैलरी जाएगी एक्सपेंडिचर में। कहाँ जाएगी? एक्सपेंडिचर में। अब इस साइड के आइटम्स देखो, जो एक्सपेंडिचर में है वो तो एक्सपेंडिचर में चली गई। ऑनरेरियम भी वहाँ चले ऑनरेरियम क्या होता है कि जो हम गेस्ट को बुलाते हैं ना, कई बार उनको जो पेमेंट्स देते हैं, प्राइजेस, कई बार प्राइस का फंड होता है, एक फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी इसमें चलेगी, वो हम आगे करेंगे रिवाइज। प्राइस फंड्स, अगर प्राइस कोई फंड बना हुआ है तो प्राइजेस उसमें चले जाएंगे। ये वही चीज़ है, समझ लो आपने जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का होता है ना, कि रिजर्व बना हुआ है तो उसमें से आप निकालो, नहीं तो आप सीधा रिवैल्यूएशन में ले जाओ। तो यहाँ पर आपको कोई फंड बना हुआ है तो खर्चा उस फंड में से मीट आउट करना होगा, नहीं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या है नेक्स्ट? आगे तुम्हें दिख रहा होगा बुक परचेज। बुक्स परचेज। ये क्या होनी चाहिए? ये क्या है एक्चुअली में? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर है, लेकिन कैसा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये हमारा हमने कंज्यूम नहीं किया इसका बेनिफिट, अभी आगे अराइज होगा, है ना, आगे कंटिन्यू होगा। तो ये कहाँ जाएगा? मैम बैलेंस शीट। करंट ईयर की बैलेंस शीट में। कहाँ पर? मैम असेट साइड। एसेट्स में। इस साइड से जो पेमेंट्स होंगे, पेमेंट साइड से या तो करंट ईयर का एक्सपेंस होगा, या करंट ईयर की एसेट्स होंगी, या प्रीवियस ईयर की लायबिलिटीज़ होंगी। अगर कोई लोन वगैरह, वैसे इसमें लोन्स वगैरह का काम होता है, तो ज़्यादातर चीज़ें यहाँ से या तो एक्सपेंस में जाती हैं या करंट ईयर की एसेट्स में जाती हैं। तो बुक्स परचेज कहाँ जाएंगी? करंट ईयर के एसेट। ठीक है, तो वो मैंने यहीं छोड़ दी। और देखो क्या गया? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये कहाँ जा रहा है? हमारा एक्सपेंस में जा रहा है, क्योंकि हमने, और ये बैलेंस सीडी बताओ, ये जाना चाहिए नो मैम, बैलेंस शीट में जाना। बैलेंस शीट में, क्योंकि ये बचा हुआ कैश है, इसको तो हम अभी यूज़ करेंगे ना अगले साल, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। तो ये चीज़ें अगर आपको इतना क्लियर हो जाएगा ना, तो आप आगे क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे। इनको ट्रांसफ़र करना आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। अब बैलेंस शीट आपको पता ही है, जैसे हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बनाते हैं, तो हमेशा बैलेंस शीट लास्ट में टैली होनी चाहिए, कहीं पर भी हम करते हैं। जैसे मैंने उस दिन आपको एक बच्चे का भी एग्जांपल दिया था कि बच्चा भी देखता है कि मेरी बैलेंस शीट टैली हो रही है या नहीं हो रही है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि बैलेंस शीट क्या है? एक तरह से स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट शोज एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ एज एट द एंड ऑफ द ईयर, कि क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज़ हैं। और देयर विल बी अ कैपिटल फंड और जनरल फंड। इसमें हम जैसे नॉर्मल बिजनेस में तो हम कैपिटल वर्ड यूज़ करते हैं, शेयर कैपिटल कंपनीज में, इसमें कैपिटल फंड या जनरल फंड कहा जाता है। ठीक है, और इसी के अंदर बिजनेस में जो सरप्लस या डेफिसिट होता है ना, अगर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है तो वो डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स में दे दिया जाता है, लेकिन इसमें नहीं होता, वो कैपिटल में ही ऐड होता जाता है। कैपिटल फंड के अंदर सरप्लस है तो ऐड हो जाएगा, डेफिसिट तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये क्या है? Some items are capitalized items like legacies, life membership fees, directly, वो ये जो चीज़ें हैं उसको हम डायरेक्टली कैपिटल फंड में भी ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो वैसे ये जो है ना, लाइफ मेंबरशिप फीस अलग से शो की जाती है। और इसके अलावा क्या है? बिसाइड्स द कैपिटल और जनरल फंड देयर में भी अदर फंड्स क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अभी जैसे मैंने बताया ना, जैसे डोनेशन स्पेशल पर्पस के लिए आई, तो हम उसका एक फ़ंड बनाकर बैलेंस शीट के अंदर उसकी अलग से अकाउंटिंग करते हैं। उस फंड के अंदर स्पेशल इनकम हम ऐड करते हैं फंड से होने वाली, और खर्चे माइनस करके उसको वहीं पर हम शो करते हैं। तो इसको हम डिटेल में अभी आगे करेंगे। ठीक है, और सच फंड्स आर शोन सेपरेटली इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कौन से? जैसे टूर्नामेंट के लिए फंड आए, जैसे ये हम कर लेंगे। तो इस तरीके से अब बैलेंस शीट का आपको वही है, वही चीज़ है, मैंने वही चीज़ बनाई है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट से, क्या है ये? रिसीप्ट एंड पेमेंट से कोई भी चीज़ कैपिटल नेचर की होगी, तो वो कैपिटल नेचर की जो चीज़ होगी वो कहाँ जाएगी? रिसीप्ट से कहाँ जाएगी? अगर हमें करंट ईयर की बैलेंस शीट में कुछ ट्रांसफ़र करना हो तो मैम कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड। और पेमेंट से अगर कोई चीज़ हमें बैलेंस शीट में ले जानी हो तो मैम एसेट साइड। ठीक है, यस मैम। तो ये वही चीज़ है जो हमने
ठीक है, समझ में आ गया ना? इनको याद रखना, समझना। वैसे हालांकि याद रखने की बजाय समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। Yes, sir. ये हो गया, ठीक है। चलो, अब आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ जो कि आपको हमेशा याद रखने हैं अपने कम से कम बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे जाकर आपको इनके कंसेप्ट में हो सकता है अलग जो हायर क्लासेस में हो सकता है इनको कुछ और आपको समझ में आए, लेकिन आपको बोर्ड में जो फॉलो करना है वो यही है कि लाइफ मेंबरशिप फी इज़ ऑलवेज विल ऑलवेज बी कैपिटलाइज। हालांकि इसमें एक वो चलता है, कंट्रोवर्सी चलती है कि कुछ लोग कहते हैं कि लाइफ मेंबरशिप फ़ीस को रेवेन्यू नेचर का मानना चाहिए, क्योंकि ये तो मेंबर्स को हम हर साल बेनिफिट्स दे रहे हैं, उसके बदले में हमने उनसे लाइफ मेंबरशिप ले ली है ना। ऐसी एंट्रेंस फीस बोर्ड एग्जाम में कहा इसको आपने रेवेन्यू नेचर का मानना है जब तक कि क्वेश्चन में कहा ना गया हो। क्वेश्चन में अगर कह दिया कि एंट्रेंस फी इज़ टू बी कैपिटलाइज्ड, कई बार कह दिया जाता है 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज़ टू बी कैपिटलाइज्ड, तो आपको क्वेश्चन की गाइडलाइंस को फॉलो करना है। अगर क्वेश्चन में कोई गाइडलाइंस नहीं है तो आपने उसको रेवेन्यू नेचर ही मानना है। समझ गए? रेवेन्यू नेचर मानना है मतलब मैम उसको इनकम में शो करना है, ठीक है। और लीगेसी इज़ ऑलवेज अ कैपिटल रिसीप्ट, और जनरल डोनेशंस आर रेवेन्यू रिसीप्ट, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, फिर से रिवीजन ही है सिर्फ। और स्पेसिफिक डोनेशन इज़ कैपिटल रिसीप्ट, ठीक है, इनको ध्यान रखना है आपने। चलिए, इसके बाद और भी पॉइंट्स हैं, वही हैं ऑल रेवेन्यू रिसीप्ट्स आर टू बी ट्रांसफर्ड, ये वाले पॉइंट्स हैं। अकाउंट रिलेटेड टू करंट ईयर आर ऑलवेज ट्रांसफर टू इनकम साइड, ऑल कैपिटल रिसीप्ट्स आर ट्रांसफर टू एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर और लायबिलिटी साइड ऑफ द करंट ईयर, ठीक है। और ऐसी रेवेन्यू पेमेंट्स फ्रॉम द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिलेटेड टू करंट ईयर आर ऑलवेज ट्रांसफर टू एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये हमने अभी प्रैक्टिस की। जैसे ऑल कैपिटल पेमेंट्स आर ट्रांसफर टू लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है, और एसेट साइड ऑफ द करंट ईयर। वो आपको देखना होगा कि अगर एसेट इस साल हमने परचेज किया है तो एसेट साइड ले जाएंगे, पिछले साल के कोई लोन्स हैं, कोई एरियर्स आपने पे ऑफ किए हैं, ठीक है, तो वो आपके लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, ठीक है। चलिए, अब हम इसके करेंगे कुछ क्वेश्चंस। हाँ, टोटल 40 मेंबर्स हैं, एक स्पोर्ट्स क्लब है। एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, टोटल 40 मेंबर्स हैं स्पोर्ट्स क्लब में, ठीक है, और ईच पेइंग सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500 पर ईयर, ठीक है। अब देखो कई क्वेश्चंस इस तरह के आएंगे, आपको ना सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। आपको बता दिया कि उस क्लब में इतने मेंबर्स हैं, हर मेंबर को इतने पैसे देने हैं, फिर नीचे लिख दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस ईयर इतना, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस ईयर इतना। तो अगर आपको क्लियर कट बता रखे हो कि इतने मेंबर्स हैं और वो इतना पर मेंबर पेमेंट करेगा और आपको केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना हो, तो आप डायरेक्टली, आपको ये पता है कि अभी अगर मेरे 400, जैसे इसमें 40 मेंबर्स हैं और हर मेंबर 500 रुपये देता है, तो वो देगा या नहीं देगा वो अलग चीज़ है, बट मेरी इनकम तो एज्यूम करेंगे ना हमारी 20,000 ही है, तो आप सीधा मल्टीप्लाई करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 20,000 भी लिख सकते हो, वो रॉन्ग नहीं होगा। आउटस्टैंडिंग एडवांस की वैसे तो देखो एज पर रूल तो दिखाना चाहिए, आपके हमारे अकाउंट्स में चलता है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, जिसमें कि आपको क्लियर दिखाना चाहिए कि इनकम रिसीव्ड इतनी है, आउटस्टैंडिंग इतनी है, एडवांस इतनी थी, हमारे इतने हो गया, वो क्लियर कट होना चाहिए। लेकिन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोग जो पेपर चेकिंग में देखते हैं, तो वहाँ पर आप अगर सीधा भी लिख देते हो तो दैट इज़ ऑल्सो मार्क्ड। तो आपको सीधा क्वेश्चन हो सिर्फ लेकिन अगर मान लो आपको बैलेंस शीट्स भी बनानी है साथ में, तो आपको निकालना ही पड़ता है कि आउटस्टैंडिंग कितना, एडवांस कितना, वो कितना। जैसे मान लो आपको लिखा है कि 400 मेंबर है, 40 मेंबर हैं, 500 रुपये देते हैं, तो आपको पता है 20,000 रुपये आने चाहिए, लेकिन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिखा रहा है 2 सब्सक्रिप्शंस 18,500, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैम सब्सक्रिप्शन 18,500 आई है। हाँ, और आनी चाहिए थी 20,000। आउटस्टैंडिंग कितनी हुई मैम 1500। तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप या तो लिख सकते हो बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 18,500 एड आउटस्टैंडिंग 1,500 इज इक्वल टू 20,000, यानी आउटर कॉलम में तो आपके 20,000 ही आएंगे। तो अगर आप उतना कॉम्प्लिकेट होना वही चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन आप डायरेक्टली भी लिख लोगे तो दैट इज़ ऑल्सो अलाउड। ये सिंपलेस्ट केस हम बच्चों को बताते हैं कि आप, क्योंकि एग्ज़ाम इज़ टाइम, उस टाइम पर आपको कुछ स्ट्रेस आ सकता है इन चीज़ों का,
तो आपको इसको कि आप अगर डायरेक्टली लिख दे रहे हो तो भी अलाउड है, हालांकि सीखना आपको डिटेल वाला भी है। तो देखो ये 40 मेंबर्स हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने इसमें यही दिखाया, 40 मेंबर्स का मतलब अलग अलग लोग, Yes, ma'am. हर एक को कितने देने, 500 रुपये पर ईयर। व्हाट विल, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। What will be the income from subscription of sport? हाँ बताओ कितनी होगी इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन? मैम 20,000। 20,000 हो गई ना। इफ़ 5 मेंबर्स, अब देखो इसमें थोड़े से मैंने क्वेश्चंस डाले हैं। Yes, ma'am. इफ़ 5 मेंबर्स हैव नॉट पेड सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग करंट ईयर, हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड एज सब्सक्रिप्शन? बताओ। 2500 नहीं, 2500 को माइनस कर देंगे 20,000 में। 20,000 आने चाहिए थे, 5 मेंबर्स ने नहीं दिया तो कितना? 17,500। तो आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा? 17,500। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट विल बी द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर? ये तो हमारा आ ही गया, 20,000 होगा। हाउ विल द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, ये अच्छा, ये कहाँ गया, नेक्स्ट कहाँ गया? हाउ विल इट बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ करंट ईयर इफ 5 मेंबर्स हैव नॉट पेड? मैम तो वैसे करके सब्सक्रिप्शन और फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और टोटल कर कितनी? मैम सब्सक्रिप्शन से 17,500 और आउटस्टैंडिंग 2500। कहाँ पर? मैम बैलेंस शीट इनकम में लिखोगे वो तो। इनकम सॉरी मैम। इनकम में लिखोगे ना कि रिसीव्ड 17,500, आउटस्टैंडिंग 2,500, बाहर आउटर कॉलम में 20,000। और जो 2,500 आपने जो नहीं आए हैं पैसे, वो आपकी क्या है? अभी वो क्या है आपकी, जो पैसे नहीं आए अभी, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है ना। आने हैं अभी, आपका क्लेम है उसके Asset ऊपर, है एक वो हमारी क्या है? एसेट है। तो उसको हम एसेट्स में शो करेंगे ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ एसेट साइड ऑफ करंट ईयर बैलेंस शीट। ओके मैम। ये क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। इफ होल इनकम हैज रिसीव्ड ओके मैम। तो नथिंग विल बी शोन ऑन द इन द बैलेंस शीट, है ना। और इफ समथिंग इज आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर यस मैम। यस मैम। तो इट विल बी शोन इन द on the asset side. Asset side. If something has been received in advance for next year, कुछ members ऐसे भी तो होंगे जो अगले साल का एडवांस ले लो, यस मैम। तो वो हमारी इनकम नहीं होगी, वो लाइबिलिटी। लायबिलिटी होगी। इट विल बी इनकम ऑफ नेक्स्ट ईयर, यस यस। तो उसको हम लायबिलिटी साइड लाइबिलिटी दिखाएंगे, साइड दिखाना। ठीक है। मैम जैसे सब्सक्रिप्शन में 20,000 आ गए और एडवांस में हमें 4,000 एक्स्ट्रा मिल गए, तो आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट 24,000 दिखाएगा। और मैम इनकम में क्या लिखेंगे? 20,000। 20,000 आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट शो करेगा फॉर करंट ईयर इतना, 24 लेस फॉर, अच्छा कई बार क्वेश्चन में होगा फॉर करंट ईयर 17,500, यस मैम। फॉर नेक्स्ट ईयर 4,000। अब इसका मतलब क्या हुआ? अभी एक तो आउटस्टैंडिंग एक है, तो outstanding कुछ मेंबर्स इसमें से ऐसे हैं, 5 मेंबर्स इसमें से ऐसे हैं जिन्होंने दिया नहीं, इसलिए करंट ईयर का उन मेंबर्स का तो आया नहीं पैसा, तो 17,500 हो गया। और कुछ मेंबर इसमें से 8 मेंबर ऐसे हैं जो करंट ईयर का भी दे गए और नेक्स्ट ईयर का भी दे गए। तो मुझे ये नहीं है कि उन मेंबर्स ने जिन्होंने 8 ने नेक्स्ट ईयर का पैसा दे दिया, उसको मैं करंट ईयर के जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया उनके नाम थोड़ी ना एडजस्ट कर दूंगी कि चलो वो पैसा देगा, चलो मैं तुम्हारा आया हुआ मान लेती हूँ। ऐसा तो नहीं होगा ना। जिन्होंने नहीं दिया उनसे तो हम नेक्स्ट ईयर क्लेम करूंगी ना, यस मैम। है कि नहीं? तो इसलिए हमें वो हिसाब रखना पड़ता है। ओके मैम। ऐसा हो सकता है कि आपकी इस साल आउटस्टैंडिंग भी और इस साल एडवांस भी है, क्योंकि एडवांस देने वाले लोग अलग हैं और आउटस्टैंडिंग रहने वाले लोग अलग हैं। तो ये चीज़ आपको मैंने यहाँ पर मैम समझा दिया। रिसीप्ट साइड 24,000 आएगा। नहीं, अगर मान लो आपके कुछ आउटस्टैंडिंग भी है, कुछ एडवांस भी है, तो रिसीप्ट साइड क्या आएगा? आउटस्टैंडिंग टोटल रिसीप्ट फॉर करंट ईयर 17,500 और फॉर नेक्स्ट ईयर 4,000, तो 21,500 आएगा। लेकिन आपकी इनकम में क्या आएगा? 20,000, आएगा। यस जितने मेंबर थे मल्टीप्लाई करके। यस मैम। तो कई बार आपको इस तरह से टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स दे दिया जाता है, तो आपको मल्टीप्लाई करके निकालना बड़ा आसान हो जाता है। ओके मैम। और अगर आपको ये ना दे रखा हो तो आपको वैसे करना पड़ेगा कि करंट ईयर की इतनी, आउटस्टैंडिंग इतनी है, तो मैं ऐड करके वो करूँ, आपको वैसे करना पड़ेगा। इनकम में एडवांस वाला नहीं आएगा ना? एडवांस अगर आपने लास्ट ईयर कोई रिसीव कर रखा था यस मैम। तो वो इस साल तो पैसे नहीं देंगे ना। यस मैम। जो आपको मान लो कुछ 3 मेंबर थे जो पिछले साल एडवांस दे चुके थे, तो इस साल तो वो इस साल रिसीप्ट तो नहीं करोगे ना आप उनसे पैसे, वो रिसीप्ट में नहीं जाएगा,
लेकिन जब आप इस साल की रिसीप्ट निकालोगे, अब जैसे मान लो मैं इसी एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करती हूँ कि 5 मेंबर्स हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए, 8 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने पैसे अगले साल के भी दे दिए, 3 मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने पिछले साल पैसे दिए थे, तो वो इस साल तो नहीं देंगे, है ना। तो इसका मतलब मेरे इस साल पैसे कितने आए, 5 ने तो इस साल नहीं दिए, 3 पिछले साल दे चुके थे तो वो भी नहीं देंगे इस साल, तो यानी कि 2500 तो मेरे आउटस्टैंडिंग है, 1500 मेरे पिछले साल आ चुके थे वो नहीं आएंगे, तो करंट ईयर के नाम के 16,000 रुपये रिसीव हुए, है ना। उसमें फिर एडवांस 4,000 और आ गए, अगले साल के आ गए, तो 16 और 4 20,000 हो गए वो। तो अब 20,000 देखो रिसीप्ट पेमेंट भी दिखा रहा है, 20,000 मेरी इनकम भी है, लेकिन वो जो 20,000 रिसीव हुए वो सारे इस साल के रिसीव नहीं हुए मेरे। यस मैम, वो पिछले साल। तो आप क्या शो करोगे, रिसीव्ड 16,000, यस मैम, आउटस्टैंडिंग 2,500, रिसीव्ड एड रिसीव्ड इन एडवांस 1,500, 20,000, यस मैम, ठीक है। पर अगर आपको ये कॉम्प्लिकेशन ना करनी आए और क्वेश्चन में आपको टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स दे रखा हो और पर मेंबर का सब्सक्रिप्शन दे रखा हो, तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, ओके, ठीक है। अगर मान कोशिश करना वही लिखें, पर अगर चाहो तो वो भी कर सकते हो। समझ में आ गई बात। यस मैम, चलो अभी हम इसके आगे और एग्जांपल देखेंगे। अच्छा ध्यान ना, सब्सक्रिप्शन जो का जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत तरीके से आते हैं। आप कितना माइन्यूटली क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर रहे हो उस बात पर आपके आंसर डिपेंड करेंगे और आपको कितने क्लियर कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। चलिए अब मैं इसके और आपको कुछ एग्जांपल्स मैंने इसके बनाए हुए हैं, ये तो इसके आंसर्स हैं सारे जो मैंने अभी स्लाइड बनाई है ना, उसके एग्जांपल्स हैं। मैम इसमें जर्नल एंट्री वगैरह तो नहीं होती ना? ना, इसमें आपकी जनरल एंट्रीज नहीं आएंगी। देखो अमाउंट रिसीव्ड 17,500, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर रिसीव्ड आ गई 17,500, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,500 और आपको टोटल सब्सक्रिप्शन टू बी शोन ऑन इनकम साइड 20,000 होगी। तो आप इस तरह से भी दिखा सकते हो डिटेल करके, डायरेक्टली भी दिखा सकते हो, और अमाउंट टू बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके आपने 2,500 करना है, ठीक है। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए और देखो फॉर्मेट दे रखा है आपको फॉर कैलकुलेटिंग। अच्छा ये मैंने फॉर्मेट आपको समझाए थे, ध्यान होगा। देखो फॉर्मेट का मतलब देखो क्या है, यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ कि जो कैशियर है उसका काम क्या है, कैश कलेक्ट करना, है ना। वो क्या करता है कि जो सब्सक्रिप्शन का पैसा आएगा वो एक जगह इकट्ठा करता जाएगा और वो बताएगा मेरे पास टोटल इतनी कलेक्शन हो गई। उस कलेक्शन में वो क्लियर करेगा कि मैंने पिछले साल के इतने पैसे लिए, इस साल के इतने आए और नेक्स्ट ईयर के इतने आए। अब आपको मान लो उसमें से ये पता लगाना हो कि करंट ईयर की इनकम कितनी है, तो आप क्या करोगे, जितने टोटल पैसे हैं, मान लो वो कहता है कि ये लो आप अपने 10,000 रुपये लो, मैंने आज कलेक्ट किए, इसमें से 500 रुपये पिछले साल के थे और 1,500 रुपये नेक्स्ट ईयर के थे। तो आपका पहला काम, मैं कहूँगी अच्छा बताओ, अच्छा फिर इस साल के कितने हैं, तो आप क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग को प्लस करेंगे। लास्ट ईयर का नहीं, इस साल के कितने रिसीव हुए हैं पहले आपको ये निकालना है। तो क्या करोगे, कैशियर ने मुझे 10,000 रुपये दिए, उसने मुझे बताया कि 500 रुपये तो पिछले साल के नाम के मैं दे रहा हूँ, है ना, और 2,000 रुपये 1,500 रुपये अगले साल के नाम के हैं। तो आपसे मैं कहती हूँ अच्छा इस साल कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, कोई एडवांस नहीं है, तो बताओ इनकम ऑफ करंट ईयर कितना होगा। मैम 10,000 मिले और 1,500 उसने एक्स्ट्रा दे दिए। नहीं टोटल 10,000 दिए मुझे। यस मैम, तो 8,000 होगा 8,000 8,000 होगा। कैसे, आपने क्या किया, जो 500 रुपये पिछले साल के थे वो अलग कर दिए, यस मैम, जो अगले साल के थे वो भी अलग कर दिए। तो पहला काम आपको यही करना है, ओके मैम, आपको जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिखाएगा ना वो आपको टोटल इनकम दिखा देगा, ठीक है, टोटल रिसीप्ट ऑफ फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। आपको देखो सबसे पहला स्टेप क्या उठाना है कि टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर शोन ऑन द रिसिप्ट साइड। रिसीप्ट साइड होगा ना। आपने क्या करना है बताओ, अगली लाइन क्या आनी चाहिए, अब इसमें मैं क्या लिखूं, अभी जो मैंने समझाया, लेस आउटस्टैंडिंग लेस आउटस्टैंडिंग अमाउंट रिसीव्ड फॉर प्रीवियस प्रीवियस ईयर। ईयर। कई बार आपको क्वेश्चन में क्या होगा, आप देखो क्वेश्चंस की कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी। देखो कई बार क्या होता है कि आपको लिखा होता है आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर 7 था, मान लो जैसे उन्होंने कहा 500 आए, अभी मैंने जो एग्जांपल दिया,
क्वेश्चन में लिखा आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर 700। अब इसका क्या मतलब हुआ? क्या आप 700 माइनस करोगे रिसीव्ड में से? जितने receive हैं। एक्चुअली में जो रिसीव हुए हैं, ठीक है। आप क्या करोगे? अगर पिछले साल 700 आउटस्टैंडिंग थे, उसमें से सिर्फ 500 मिले हैं, तो आप 500 माइनस करोगे। एक्चुअली में आउटस्टैंडिंग 700 था, तो वो तो आपका प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में चला जाएगा कि भाई 700 रुपये, लेकिन उसका जो 200 रुपये वो अभी स्टिल आउटस्टैंडिंग है, यस मैम। ठीक है। तो वो आपकी नई बैलेंस शीट में जाएगा कि भी देखो 700 पिछले साल थे, उसमें से 500 मिल गए, 200 अभी बाकी है। तो आपने जो एक्चुअली रिसीव्ड अमाउंट है वो माइनस करना है, समझ गए? और बताओ क्या माइनस करना चाहिए? पहले माइनस करके ना इस जो रिसीव्ड है ना उसमें से करंट ईयर के पैसे निकाल लो। तो आपने पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस कर दिया जो रिसीव किया आपने, और क्या माइनस करूँ बताओ? एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। हाँ जी। कभी भी आपको देखो, एक तो चीज़ मैं बता रही हूँ, अकाउंट्स में क्वेश्चन करते समय ना एक ही तरीका फॉलो किया करो। ये नहीं जैसे बच्चे करते हैं ना, कुछ भी प्लस कर दिया, कुछ भी माइनस कर दिया, दैट शुड नॉट बी डन, क्योंकि उससे क्या आप लोग अलग अलग रास्ते से क्वेश्चंस कैलकुलेट कर रहे हो। और मैं आपको बार बार क्या कह रही हूँ, एक ही रास्ते पर चलो, यस मैम। ताकि आपको वो कंसेप्ट खूब अच्छे से, फिर इसके बाद बेशक आप ऊंचा ऊपर नीचे कर लो, पर आप पहले हमेशा, और कई बार क्या होता है ना क्वेश्चन बीच में से आ जाता है, यस मैम। ठीक है। अब ये जब मैंने दोनों चीज़ें माइनस कर दी, तो बताओ क्या आंसर निकल कर आएगा मेरा? मैम जो करंट ईयर में हमारे करंट ईयर की हाँ जी, क्या आ जाएगा? देखो क्या आया, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द करंट ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर। Yes. अब क्वेश्चन वाले कई बार क्या करते हैं, आपको ये चीज़ें देकर और ये भी लिख देते हैं सब्सक्रिप्शन, एक तो लिखा हो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब तो क्या आपको रिसीप्ट एंड साइड अकाउंट का बैलेंस शीट बैलेंस टोटल दे रखा है। Yes. लेकिन अगर उन्होंने लिख दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर, इसका मतलब क्या है कि आपको सीधा ये अमाउंट दे दिया है, आपको ऊपर वाली चीज़ें चाहिए ही नहीं। अब अगर मान लो आप उलझ कर कहीं प्लस कर रहे हो, एक बार कुछ लोग करते हैं ऐड आउटस्टैंडिंग लेस ये, तो आपको पता ही नहीं चलेगा मैं क्या निकाल रही हूँ। Yes, आपको हर सब उसके बाद आपको पता होना चाहिए मैं निकाल क्या रही हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या होना चाहिए? अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यही इनकम हो गई। यस मैम। अगले क्वेश्चन में क्या रखा है कि इस साल की आउटस्टैंडिंग भी है, यस मैम। अब उसमें भी ध्यान रखना है। उसमें एक तो लिखा होता है टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर, यस मैम। और एक लिखा होता है आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, तो दोनों में अंतर होता है। टोटल होती है पिछले वाली, पिछले वाली वो वाली जो जैसे 700 थे उसमें से 500 है, तो 200 जो स्टिल आउटस्टैंडिंग है ना पिछले साल का, वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। और उन्होंने लिख दिया आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, यानी कि इस साल इतना है, इस साल के लिए इतना आउटस्टैंडिंग है, अभी आपको उसमें पिछले साल का ऐड करना है। तो इन चीज़ों पर आपने सब्सक्रिप्शन में खास ध्यान देना है, ठीक है। क्या करेंगे हम? मैम ऐड करेंगे। छोटा करना पड़ेगा, दिख रहा है? मैम वो हट गया ऐसे इधर की तरफ अच्छा side हो उल्टा गया। हो गया। हाँ जी, ऐड एज सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड आउटस्टैंडिंग। ये क्या है कि हमने इस साल ड्यू की थी बट रिसीव नहीं की, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। यस मैम। अब ये कौन सी है? जो पैसे आने चाहिए थे लेकिन मैंने इस साल रिसीव नहीं किए, या तो मैं नेक्स्ट ईयर रिसीव करूंगी यस मैम। या मैं पिछले साल रिसीव कर चुकी, तो वो दो चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो मेरी रिसीप्ट एंड पेमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हुई। तो ये हो गया मेरा एडवांस जो एट द एंड ऐड एडवांस। क्या आ गया? टोटल इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। समझ में आ गया? यस मैम। क्लियर? Yes, चलिए, सेम इसी पैटर्न पर हमारा होता है कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल स्टॉक। इसमें बहुत कॉम्प्लिकेट एक क्वेश्चन इसका भी आता है 3 मार्क्स का, सेम यही पैटर्न है। पैटर्न किधर से है? वो पेमेंट साइड से है। ओके मैम। देखो यस मैम, एक क्वेश्चन था वो मेडिसिन वाला में। मेडिसिन्स वाला। चलो अच्छा, ये मैंने शायद इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको। जैसे टोटल सब्सक्रिप्शन दे रखे हैं 37,000, यस यस। ठीक है। और करंट ईयर की। हाँ, अब आपको ये दे रखी है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा मैंने अच्छा क्या हुआ ये रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर लेस सब्सक्रिप्शन। अच्छा ये क्वेश्चन क्या हुआ? ये आंसर। अच्छा ये नहीं ये ना इसकी ये आना था ना एक साथ, इसकी एनिमेशन गलत हो गई है। हाँ जी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2018-19 दे रखी है 2500। यस। करंट ईयर कौन सा है मैम? टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, तो फिर अभी देखो इसमें पता चल जाएगा। यस मैम। रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर ₹2300। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 4100। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग 2019-20 2500। तो बताओ करंट ईयर कौन सा है? 1920। 1920। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड
इन एडवांस ड्यूरिंग 2018-19 3200 यस मैम दिख रहा है? यस हाँ जी, अब बताओ इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना आ गया? 37,000 यस मैम लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2018-19। देखो इसमें नीचे देखो यहाँ पर यस मैम यस मैम यस मैम कितना है? मैम 23 आउटस्टैंडिंग थी ना Yes, 2500, तो देखो क्या पूरी रिसीव हो गई है? नो मैम पूरी रिसीव कितनी हुई है? 2300 तो कितना माइनस होना चाहिए, 2300 है ना? तो देखो ये मैंने यहाँ पर कितना माइनस किया है? 2300। और क्या माइनस करना है मुझे? एडवांस फॉर नेक्स्ट जो इस साल रिसीव तो मैंने किया है लेकिन इस साल का नहीं है। यस तो देखो ऐसा कौन सा है इसमें? मैम ये सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग 2019 1920 वाला यस मैम कितना? 2500। वो भी देखो मैंने इधर लेस कर दिया, यस मैम कर दिया ना? Yes. तो ये मेरा जो अमाउंट आया 32,200, ये क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द करंट ईयर। हो सकता है आपसे क्वेश्चन में यही एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि बताओ जी टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर कितना है, यस मैम है ना? तो ये चीज़ें हो सकती है ना पेपर में आ जाए, तो आपको इसलिए प्रॉपर पता होना चाहिए मैं क्या कैलकुलेट कर रही हूँ। अब इसमें मैं क्या करूँगी? एडवांस, एडवांस है ना? जो ऐसा एडवांस नहीं, हम इसमें वो पैसा ऐड करेंगे जो हमने इस साल रिसीव नहीं किया। यस मैम रिसीव या तो हम पहले कर चुके हैं यस मैम या आगे जाकर करेंगे। तो पहले कर चुके हैं का मतलब पिछले साल एडवांस हो चुका, तो 18-19 का हो गया 3200, है ना? तो ये 3200 मैंने यहाँ पर डाल दिया, ये रहा, है ना? और ऐसे ही ये देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव, ये आउटस्टैंडिंग फॉर, तो यानी कि मैं पूरा 4100 ऐड करूँगी, तो ये मेरा हो गया। यस ठीक है, तो बस टोटल इनकम फॉर द करंट ईयर ये देखो करके आ गया आपका 39,500। यस मैम इन चीज़ों को आपने फैक्ट्स को ध्यान में रखना है, ठीक है? इसके बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स आपको डिफरेंट टाइप्स के इसमें लिए हुए हैं, तो आगे अगर आप